नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो रूम पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आऊँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेनिंग नीड्स को। और जब तक ये वीडियो आप पूरा देखेंगे आपको पता लगेगा ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करना, अगर ट्रेनिंग नीड्स को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं करते तो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं और इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। अगर हम घर की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको घर में मिलेगा। जब माँ खाना बनाती है घर में, तो अगर वो सोचती है कि आज उसे सुबह नाश्ते में सिर्फ ब्रेड बनानी है या उसे सिर्फ पोहा बनाना है, तो हो सकता है बच्चों को, मिडिल एज के ग्रुप को या ग्रैंड पेरेंट्स को पसंद आए या ना आए। लेकिन अगर वही माँ बच्चे से भी पूछती है, जो अपने एज ग्रुप के लोग हैं उनसे भी पूछती है, जो दादा दादी हैं उनसे भी पूछती है कि उनको आज क्या खाना है नाश्ते में, और उसके हिसाब से अगर वो कुछ नाश्ता बनाती है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी बनेगा वो सबको पसंद आएगा और सब इंजॉय करेंगे उसे। कुछ इसी तरह ही इंडस्ट्रियल सेटअप में होता है, जहाँ पर ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये रूट है जो सबसे बेस और सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने ट्रेनिंग नीड्स को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया और उसके बाद हमने चाहे बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग भी की, उसका अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंटेशन भी किया, उसकी इफेक्टिवनेस भी मॉनिटर की, तो भी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। इसमें दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करें, कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या चाहते हैं, और एम्प्लॉई की क्या एक्सपेक्टेशन है। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा इच्छा होती है कि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सेफ्टी को और बेटर करना चाहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, रिजेक्शन को कम करना चाहते हैं। उसी तरह से अगर एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव में देखें तो उसकी इच्छा होती है कि उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसकी नॉलेज कैसे बढ़ रही है, उसकी मल्टी स्किलिंग कैसे हो रही है। तो उन दोनों पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तब जाके ट्रेनिंग नीड को हम ठीक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो ट्रेनिंग नीड्स हैं उसको क्यों ठीक से आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो उसके दो मेन बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। जो पहला कारण है वो है नॉलेज को एनहांस करना, अपनी जानकारी को इम्प्रूव करना, और जो दूसरा है फेलियर को अवॉइड करना। अब जब बात करते हैं नॉलेज की, तो इसका इंटेंट क्या है। जब भी हम कोई ट्रेनिंग देते हैं तो हमारा इंटेंट ये है कि एक आदमी अगर इस लेवल पे है तो इस लेवल से इस लेवल पे कैसे आ सकता है, वो नॉलेज की एनहांसमेंट है। जब हम फेलियर की बात करते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे कस्टमर के एंड पे कोई रिजेक्शन हो, हम नहीं चाहते कि कोई वारंटी आए, हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो। उन सब चीज़ों से बचने के लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो प्राइमरीली यही दो कारण हैं, नॉलेज का एनहांसमेंट और फेलियर से बचना। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर ट्रेनिंग को ठीक से दी जाए तो क्या होगा। तो अगर हम ट्रेनिंग को ठीक से प्रोवाइड करेंगे तो जो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन सर वो इम्प्रूव होगा, बेटर होगा। जो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बेटर होगा। कंपनी के अंदर के जो भी रिजेक्शंस हो रहे हैं, जो वेस्टेजेस हो रहे हैं, जो भी कंपनी के टारगेट हैं वो अचीव होंगे। एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी जो नीड्स हैं और एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई भी ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई करना चाहें तो हमें 4 क्वेश्चंस पूछने बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इस बारे में है कि भाई जो भी हम ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं वो हमें किसको देनी है। क्योंकि अगर हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली कि ये ट्रेनिंग हमें किसको देनी है, तो जो भी ट्रेनिंग हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं वो दिक्कत हो जाएगी। तो एक आदमी अगर हमें लगता है इंजीनियर लेवल पे है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसकी क्या ट्रेनिंग नीड है। इसी तरह से अगर एक आदमी अगर मैनेजर लेवल पे है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग नीड क्या है। और इसी तरह से अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे है तो वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है समझना कि वहाँ की नीड क्या है। तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कि किस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अब मान के चलिए कि हम सोचते हैं कि हम लीडरशिप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक मैनेजर लेवल में भी, एक GM लेवल पे भी और एक प्रेसिडेंट लेवल पे भी। बट दोनों की ट्रेनिंग, तीनों की ट्रेनिंग का लेवल डिफरेंट होगा। अगर हम सोचते हैं कि सभी को सेम टाइप की लीडरशिप ट्रेनिंग देंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो हम डिज़ायर्ड आउटपुट चाहते हैं वो हमें ना मिले। तो हमें समझना है कि हर लेवल के हिसाब से किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए और किस तरह का ट्यूटर होना चाहिए, उसी हिसाब से ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। देन जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
ये जो भी हम ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं उससे हम किस तरह का रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर हमें कहीं ना कहीं इस बात की क्लैरिटी है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि ये भी जो भी हम ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं इससे हमारे यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मल्टी स्किलिंग को हम इम्प्रूव करने वाले हैं। अगर हमारे यहाँ पे वेल्डिंग ऑपरेशन होता है तो हम वेल्डर क्वालिफिकेशन करके कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले हैं, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने वाले, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके रिजल्ट से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड देन जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह की ट्रेनिंग हमें आइडेंटिफाई करनी है। अगर वो हमें क्लियर है तो बहुत आसान होता है उस समय इस बात को आइडेंटिफाई करना कि क्या किया जाए। अब अगला सवाल आता है कि कैसे ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई किया जाए। तो प्राइमरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो 3 तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के। जो पहला तरीका तो कन्वेंशनल तरीका होता है जिस तरीके से आज तक हम करते आ रहे हैं। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है मैनेजमेंट की डायरेक्शन, मैनेजमेंट कुछ करना चाहता है उसके बेस पे होता है। और तीसरा होता है कोई कल्चर को चेंज करना कंपनी के अंदर, उसके लिए भी ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पहले की बात करते हैं कि जो रूटीन में जो हम ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई करते हैं उसमें अगर हम कुछ पार्ट्स में उसकी बात करें तो जो पहला तरीका होता है वो होता है कि जब भी हम किसी को नौकरी पर रखते हैं तो उस समय जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन हमारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि जो भी हमें मिले उसको 10 की 10 रिक्वायरमेंट अगर हमने डिफाइन किए सब पूरी हो जाए, मे बी 6, 7, 8 पूरी होंगी। तो वो एक तरीका होता है ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करने का। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि अगर हम किसी को अपग्रेड कर रहे हैं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रोल्स को, अभी तक वो क्वालिटी देख रहा था, अब उसके साथ साथ हमने उसको सप्लाई चेन का काम भी दे दिया। तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है जिससे कि वो रोल देने से पहले हम उसको वो ट्रेनिंग दे के उसको अपग्रेड कर सकें। देन अक्सर आजकल जॉब रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया है कि जहाँ पे हम जॉब रोटेशन के थ्रू देखते हैं कि भाई लोगों को और प्रोसेसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मे बी क्वालिटी को हम परचेज़ में डाल सकते हैं, परचेज़ वाला मार्केटिंग में, या मार्केटिंग वाला न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, इस तरह का जॉब रोटेशन होता है। तो वो करने से पहले भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि क्या स्किल सेट चाहिए और अगर वो स्किल सेट नहीं है तो उसको किस तरह से दिया जाए। और जो एक बहुत ही कॉमन कन्वेंशनल तरीका होता है एनुअल अप्रेजल का, वो एक तरीका होता है जहाँ पे साल में एक बार जो बॉस होता है और जो उसका सबॉर्डिनेट होता है वो साथ बैठते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या नई ट्रेनिंग्स हैं जो आपको चाहिए, किस तरीके से आपकी नॉलेज एनहांस हो सकती है। वो एक तरीका होता है। अब आते हैं दूसरे तरीके में जो मैनेजमेंट डायरेक्शन होता है। अक्सर ऐसा होता है कि टॉप मैनेजमेंट का अपना एक विजन होता है, वो अपने तरीके से भी चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करना। से फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट के लोग में भी एक जापान के ट्रिप पे गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम देखा, क्वालिटी सर्कल का, 5S, काइजन, कानबान। तो उनको लगता है कि भाई अपने देश में भी ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए और अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो अक्सर बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसे भी ड्राइव होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सीनियर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से होती हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है कल्चरल चेंज। अक्सर ऐसा होता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि हमें अपने यहाँ पे से सेफ्टी कल्चर आना चाहिए, क्वालिटी फर्स्ट कल्चर आना चाहिए। तो वो 1 या 2 या 3 ट्रेनिंग से नहीं होने वाला। उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर डेली बेसिस पे किसी ना किसी वे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को जानकारी दी जाए इस बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट है क्वालिटी के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के बारे में। तो प्राइमरली ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से हम ट्रेनिंग की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आता है कि कैसे पता लगे कि जो भी ट्रेनिंग हमने आइडेंटिफाई की है वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो उसका जो सिंगल मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अगर कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है तो हमें मानना चाहिए कि जो भी हमने ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई की थी वो ठीक दिशा में थी, क्योंकि उसी नीड के बेसिस पे ही आगे सारा काम हो रहा है। देन उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल रिजेक्शन, एक्सटर्नल रिजेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू वारंटीज़, विद रिस्पेक्ट टू जो भी कुछ कंपनी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उन सब में इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। क्या कंपनी का बिजनेस शेयर इंप्रूव हो रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। अगर वो हो रहा है तो हमें कहना चाहिए कि हमारा जो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम था, अगर हमारा जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव हो रहा है तब हम कह सकते हैं हमारा जो TNI है वो बेटर हो रहा है। अब लास्ट में बात करते हैं क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। जो सबसे पहला चैलेंज है वो तो ये है कि जब भी कोई जॉब रोटेशन होती है या जब भी कोई रोल चेंज होता है या किसी को एडिशनल जिम्मेदारी होती है, कितनी बार ऐसा होता है कि उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बेसिस पे उसको नॉलेज को अपग्रेड किया जाता है एंड देन उसको रोल दिया जाता है। जो दूसरा चैलेंज है बहुत बहुत कॉमन होता है कि एक स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं जो हर बार HR डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोसेस को भेज देता है, उनमें से अपनी अपनी वो ट्रेनिंग टिक कर देते हैं एंड देन वो ट्रेनिंग हो जाती हैं। और इस बात को कोई नहीं देखता कि एक्चुअली में मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है
ऑर्गेनाइजेशन का क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, क्या वो अचीव करना चाहता है, क्या उसके हिसाब से वो लिस्ट बनी है नहीं बनी है। और जो तीसरा सबसे कॉमन चैलेंज होता है कि जब भी ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई किया जाता है उस समय फोकस इस बात पे ज़्यादा होता है कि कौन सीनियर है, कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है, रादर देन कि कौन ज़्यादा डिजर्विंग है, किसके लिए कौन सी ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो अगर मैं समरी करूँ, मैंने बात की क्या होता है ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, देन क्यों ज़रूरी है ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, कैसे ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा कि हमारी जो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है वो इफेक्टिव है या नहीं है, और क्या क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा जहां मैं बात करने वाला हूँ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के बारे में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको लगता है इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे, एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियो यूज़फुल हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।